स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑपरेशन जीएस में। फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंतर्गत हम लेक्चर नंबर 6 उत्तर प्रदेश की नदियां इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसके पहले जो है चैनल पर उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक अध्ययन और उत्तर प्रदेश की वन संपदा एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। लेक्चर नंबर 5 तक कवर किया जा चुका है और ये सभी जो लेक्चर हैं ये आपके किसी भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन लेक्चर को आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियाँ इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियाँ उद्गम स्थलों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है इसका प्रकार वो है हिमालय की विभिन्न श्रेणियों से निकलने वाली सदा नीरा नदियां। सदा नीरा उन नदियों को कहते हैं जिनमें वर्ष भर जल भरा रहता है, उन नदियों को सदा नीरा नदियां कहते हैं। तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां जिसमें गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी, काली को ही शारदा नदी कहते हैं, शारदा नदी या काली नदी, रामगंगा नदी, गंडक नदी, सरयू नदी, सरयू को ही घाघरा या करनाली नदी भी कहा जाता है, कोसी नदी जो रामगंगा की सहायक नदी है, कोसी नदी, रोहिणी नदी, राप्ती नदी आदि। इन नदियों में वर्ष भर जल बना रहता है, अतः इन्हें सदा नीरा नदियां की संज्ञा दी जाती है। दूसरा जो इसका प्रकार है प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली नदियां। इनमें जो गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईशान, इनमें मुख्य रूप से गोमती नदी इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर के अंतर्गत। और इन नदियों में गर्मी में जल काफ़ी कम हो जाता है लेकिन ये सूखती नहीं है। किस तरीके के ये जो मैदानी क्षेत्र की नदियां हैं इन नदियों में गर्मियों में जल काफ़ी कम हो जाता है लेकिन ये नदियां सूखती नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आपसे। और तीसरा इसका प्रकार है प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियां। इन नदियों की अगर हम बात करें तो इनमें सोन नदी, रिहंद नदी, टोंस नदी, केन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, कनार नदी आदि। इन नदियों में ग्रीष्म ऋतु में प्रायः जल का अभाव हो जाता है और अधिकांशतः नदियां सूख भी जाती हैं। जो पठारी क्षेत्र की नदियां हैं या विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियां हैं ये ग्रीष्म ऋतु में इनमें जो जल है वो काफ़ी कम हो जाता है और अधिकांशतः नदियां सूख भी जाती हैं। लेकिन अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये नदियां, इन नदियों में गर्मी के दिनों में जल जो है काफ़ी कम हो जाता है लेकिन ये सूखती नहीं है। और हिमालय क्षेत्र की नदियां ये तो सदा नीरा नदियां हैं, इनमें वर्ष भर जल बना रहता है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं ये है गंगा नदी और ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं ये है यमुना नदी। गंगा, यमुना और ये है शारदा या काली नदी, ये सरयू या घाघरा नदी, ये राप्ती नदी, ये गंडक नदी, ये सभी जो भी मैंने टिक किया है ये सभी हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं और ये सदा नीरा नदियां हैं, इनमें वर्ष भर जल बना रहता है। और दूसरे जो प्रकार है मैदानी क्षेत्र की नदियां, इसमें इंपॉर्टेंट ये नदी है गोमती नदी, इसे हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम तीसरा जो प्रकार है इसका दक्षिण से या पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें चंबल नदी आता है, बेतवा नदी आती है, केन नदी आती है, टोस नदी और सोन नदी आती है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये आगे डिस्कस किया जाएगा 1 बाय 1। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम गंगा नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे, जिसे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी का उद्गम स्रोत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मानसरोवर झील के निकट गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है, तो गोमुख से गंगा नदी निकलती है या गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि मानसरोवर झील के निकट है। यह नदी हरिद्वार के निकट भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम से देवप्रयाग का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग। जब जो गंगा नदी है ये जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो इसका नाम स्टार्टिंग में गंगा नदी नहीं होता है, ये जब निकलती है गंगोत्री से तो इसका नाम भागीरथी नदी होता है। ठीक है, और ये जब अलकनंदा नदी से मिलती है देवप्रयाग के अंतर्गत तब जो है भागीरथी नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अब इसे। गंगा नाम से मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है, ठीक है, देवप्रयाग से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है
और यह प्रदेश के 28 जिलों, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और 1450 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवाह 1450 किलोमीटर में है और ये उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। जबकि इसकी कुल लंबाई 2525 या 2525 किलोमीटर है। ये टोटल लंबाई है गंगा नदी का। अगर हम यहाँ पिक्चर में देखें तो ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, लेकिन स्टार्टिंग में इसे भागीरथी नदी कहा जाता है। भागीरथी नदी कहने के पीछे एक इसका ऐतिहासिक तथ्य है कि जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने अपने कठोर तपस्या से गंगा नदी को देवलोक से पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए इसे जो है भागीरथी नदी कहा गया। हालांकि गंगा नदी के और भी नाम हैं। गंगा नदी को सूरसरी, भागीरथी, देव नदी, जाह्नवी आदि नामों से भी जाना जाता है। और भागीरथी, ये जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, राजा भागीरथ, ये राजा दिलीप के पुत्र थे और इन्होंने ही अटूट तपस्या के बल पर जो है देवलोक से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाया था अपनी जो है तपस्या के बल पर। और ये जब भागीरथी नदी देवप्रयाग में पहुंचती है और ये अलकनंदा नदी से मिलती है, तो इसके बाद से इसे गंगा नदी कहा जाता है। और अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा नदी ये बद्रीनाथ से निकलती है, अलकनंदा नदी, और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, तो ये चार आप याद रखिएगा। यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से गंगा नदी और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से ये आपको अलकनंदा नदी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पंच प्रयाग बनते हैं, इनमें जो सबसे पहला प्रयाग है ये विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इनको अगर हम ये 1 बाय 1 डिस्कस करें तो जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और ये आगे चलकर जब धौली गंगा से मिलती है तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग का, सर्वप्रथम विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। कहाँ पे विष्णु प्रयाग बनती है? जब अलकनंदा नदी से धौली गंगा निकलती है। आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बीए से, बीए आप जो इंटर के बाद बीए करते हैं तो ये बीए से आप बी से याद रखिएगा बद्रीनाथ और ए से अलकनंदा। तो यहाँ से आप ये याद रखिएगा कि बद्रीनाथ से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, और बीए से आप जब आगे बनेंगे तो यहाँ पे जो है धौली गंगा आकर जब मिलती है अलकनंदा में तो ये विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। और ये जब फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी में, जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो यहाँ पे नंद प्रयाग का निर्माण होता है। आप यहाँ पे याद रखिएगा एन से एन, मतलब जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलेगी तो नंद प्रयाग का निर्माण होगा। ठीक है, और जब फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यहाँ पे पिंडार गंगा जब मिलती है आके तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, इसे अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो पिंडार, अगर हम ऐतिहासिक तथ्य देखें तो पिंडारी, या फिर आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, वहाँ पे पिंडारियों को देखा था, पिंडारी जो है अटैक करते हैं। तो ये हमारे हिस्ट्री के अंतर्गत भी बताया गया है कि पिंडारी एक तरह के से जो है खानाबदोश ये प्रजाति थी और ये कहीं किसी के राज्य में आक्रमण करके वहाँ पे जो है ये सब धन लूट लेते थे। तो पिंडारी एक तरीके से आक्रमणकारी होते हैं। इनको हराने के लिए महाबली कर्ण को बुलाया गया। ठीक है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको ताकि ये दिमाग में आपके बना रहेगा, याद रहेगा कि जब भी पिंडार गंगा आके मिलती है अलकनंदा में तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। पिंडारियों के दमन के लिए महाबली कर्ण को, महाभारत से आपने पता होगा कर्ण सूरवीर थे, इन्हीं को बुलाया गया पिंडारियों के दमन के लिए। ये मैं ट्रिक बताया हूँ आपको याद रखने के लिए। ठीक है, तो पिंडार गंगा जब अलकनंदा से मिलेगी तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा। फिर अलकनंदा जैसे ही आगे बढ़ती है और यहाँ पे आपको केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है तो ये रुद्रप्रयाग के अंतर्गत अलकनंदा और मंदाकिनी का जब मिलन होता है तो यह रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जब फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पे भागीरथी नदी जब आके मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण होता है और देवप्रयाग से ही गंगा नदी का नाम पड़ता है। ठीक है, आप देवप्रयाग को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक समझ लीजिएगा कि जो राजा भागीरथ थे देवलोक से, मतलब देवलोक से जब गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए तो देवप्रयाग का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये भागीरथी से देवप्रयाग और भागीरथी और ए बी यहाँ पर भी मिल रहा है। ए बी, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी और अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से।
तो ये ए बी या बी ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और सबसे पहले विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। यहाँ आप ए बी डिविलियर्स जो बैट्समैन हैं यहाँ से भी इससे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। ए से अलकनंदा जब भागीरथी नदी से मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण होता है, और अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण होता है, और अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, ये सभी ट्रिक आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ये दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर से है ये गंगा नदी है। यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी है रामगंगा जो कि कन्नौज में आके मिलती है इससे, और फिर आगे चल के प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है जो कि यमुनोत्री से निकलती है। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है, और फिर गंगा नदी जैसे आगे बढ़ती है तो गोमती नदी जो कि पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है वो गंगा नदी में गाजीपुर में आके मिल जाती है, और फिर गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे घाघरा या सरयू नदी आके छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा के दाएं किनारे पर इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर और मिर्जापुर स्थित हैं। वाराणसी गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि गंगा नदी के बाएं किनारे पर कौन सा नगर या कौन सा जिला स्थित है, तो यहाँ आपको ऑप्शन में दे देगा इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, मिर्जापुर या फिर वाराणसी। तो यहाँ पे वाराणसी ये गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ये रेड कलर में ये जो है गंगा नदी का प्रवाह है। यहाँ पे अगर हम एरो बना दें तो ये गंगा नदी का ये आपका राइट साइड दाहिना किनारा हो जाएगा, और इधर जो है ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट ये बायां किनारा हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। तो दाएं किनारे पर नगर बसे हैं जो ये हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में बुलंदशहर है, फिर यहाँ पे कासगंज है, कन्नौज है, कानपुर है, फतेहपुर है और प्रयागराज है। ये सभी दाहिने किनारे पर स्थित हैं। इसके मिर्ज़ापुर है और यहाँ पे चंदौली है। ठीक है, और बाएं किनारे पर इंपॉर्टेंट यहाँ देख सकते हैं आप बनारस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है यह प्रश्न कि गंगा नदी के बाएं तट पर कौन सा नगर बसा है, तो ये वाराणसी नगर है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, कोसी, गंडक हैं। उत्तर की ओर ये जो है लेफ्ट साइड या उत्तर की तरफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रामगंगा नदी इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है आके, और फिर गोमती नदी यहाँ पे देखिए गोमती नदी गाजीपुर में आके मिलती है, और राप्ती नदी ये है राप्ती नदी यहाँ से रुकुमकोट के निकट से निकलती है, और ये गंगा नदी में जो है आके यहाँ बिहार के छपरा में मिलती है। और आगे कोसी और गंडक ये भी गंगा के उत्तरी ओर से सहायक नदी हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण ओर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो उसमें यमुना नदी, सोन नदी, तमसा नदी, कर्मनासा नदी और चंद्रप्रभा नदी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये यमुना नदी है, ये प्रयागराज में आके मिलती है। टोंस नदी है, ये सिरसा में आके मिलती है प्रयागराज में ही, और सोन नदी है ये पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट ट्रिब्यूटरी या राइट ट्रिब्यूटरी या फिर आपको उत्तर की ओर से मिलने वाली, उत्तर की ओर से या लेफ्ट साइड से, और राइट या दक्षिण की तरफ से मिलने वाली ये ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह नदी उत्तराखंड में गंगा नदी का प्रवाह 110 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि गंगा नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर है, तो 1450 किलोमीटर गंगा नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में है। बिहार में 405, झारखंड में 40 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। ठीक है, तो 5 राज्य जो है यहाँ से फ्लो होती है गंगा नदी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जिसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 1450 किलोमीटर फ्लो होती है और सबसे कम झारखंड से 40 किलोमीटर में फ्लो होती है गंगा नदी। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, गंगा घाटी जो है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में शामिल है। इतना ये जो गंगा नदी का फ्लो सिस्टम है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए अभी से। गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है स्थित है, जो कि इलाहाबाद की हल्दिया से
इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है और ये 1620 किलोमीटर में विस्तृत है। ये पूछा जा चुका है कि इलाहाबाद जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से जो कि हल्दिया तक विस्तृत है, यह कितने किलोमीटर में है? तो ये 1620 किलोमीटर में है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो वितरिकाओं में बट जाती है, एक भागीरथी कहलाती है और दूसरी हुगली कहलाती है। ठीक है, अगर हम हुगली नदी की बात करें तो हुगली नदी के तट पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैप में ये जो है फरक्का बैराज है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज से ही गंगा नदी दो भागों में बट जाती है। एक भाग इसका जो है ये हुगली नदी कहलाता है और हुगली नदी के तट पर ही कलकत्ता शहर बसा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कलकत्ता शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो कलकत्ता शहर हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो कि गंगा नदी की ही एक वितरिका है हुगली नदी। और गंगा नदी का जो फरक्का बैराज से दूसरी तरफ जो दूसरी वितरिका है, इसे भागीरथी नदी कहा जाता है। और ये जब बांग्लादेश में यमुना नदी से मिल जाती है तो उसकी संयुक्त धारा को पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा नदी फरक्का बैराज से दो वितरिकाओं में बट जाती है, एक तो हुगली नदी कहलाती है और दूसरी वितरिका इसका जब इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है तो ये पद्मा नदी कहलाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और हुगली नदी के किनारे पर ही कलकत्ता शहर बसा है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, हुगली नदी जो है प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये हुगली नदी के तट पर ही लड़ा गया था और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को हराया और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ से हिस्ट्री के भी एक क्वेश्चन आपका मिल गया कि हुगली नदी के तट पर ही प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे से दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर आकर मिलती है कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अभी से। और दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, सारो ऑफ वेस्ट बंगाल किसको? दामोदर नदी को कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन सभी को याद रखिएगा। ये सभी आपको किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर फैक्ट मिलेंगे। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखिए और लास्ट में जो है इसके MCQ क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यमुना नदी तंत्र की बात करते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ क्षेत्र से होता है। या तो आप यमुनोत्री हिमनद याद रखिए या फिर बंदरपुछ, ये दोनों पूछा जा सकता है। इसे दोनों को जो है हाईलाइट कर दिया गया है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें हिंडन नदी है, चंबल नदी है, बेतवा नदी है, सिंध है, केन है। ये सभी इंपॉर्टेंट यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यह नदी उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जिले सहारनपुर के निकट फैजाबाद, ये फैजाबाद ये अयोध्या का फैजाबाद नहीं है, ये सहारनपुर में स्थित फैजाबाद एक जो है एक क्षेत्र है सहारनपुर के अंतर्गत जो कि स्थित है। यहाँ से यमुना नदी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का जो मैप है उस मैप में जो शेर की मुख की भांति है, शेर का जो मुख है वो सहारनपुर है। ठीक है, तो यहाँ से एंटर करती है यमुना नदी। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो रेड कलर में दिखाया गया है ये है यमुना नदी। यमुना नदी के यहाँ पे अगर ये एरो साइड बनाते हैं तो ये आएगा लेफ्ट साइड और ये आएगा यमुना नदी का राइट साइड। ठीक है, राइट या दक्षिणी ट्रिब्यूटरी और यहाँ पे लेफ्ट साइड या उत्तरी ट्रिब्यूटरी। उत्तर की तरफ से यमुना नदी में हिंडन नदी आकर मिलती है और ये गौतम बुद्ध नगर में आके मिल जाती है हिंडन नदी यमुना नदी में। ये इंपॉर्टेंट है। और मात्र एक ट्रिब्यूटरी है जो लेफ्ट साइड से आकर मिलती है यमुना नदी में, वो हिंडन नदी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या दक्षिणी छोर से आके मिलने वाली नदियों की बात करें यमुना नदी में तो वो है चंबल नदी, ये औरैया के निकट आके मिलती है, सिंध नदी है, बेतवा है, केन नदी है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो कि राइट साइड की ट्रिब्यूटरी हैं यमुना नदी की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और अगला जो फैक्ट है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में प्रवाहित होती है। अभी हमने पिछले डिस्कस किया कि गंगा नदी जो है 28 जिलों से होकर जो है फ्लो करती है और यमुना नदी 20 जिलों से होकर प्रवाहित होती है और ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और यमुना नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 1376 किलोमीटर यमुना नदी की टोटल लेंथ है। ठीक है, अब हम रामगंगा नदी की बात करेंगे जो कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है।
रामगंगा नदी, ठीक है। यह नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के निकट दूधा तोली पर्वत क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। रामगंगा नदी जो है ये कालागढ़ किले या पौड़ी जिले में पौड़ी जिले के निकट मैदान में उतरती है, ठीक है। यह नदी रामगंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इससे होकर फ्लो होती है रामगंगा नदी, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कौन? रामगंगा नदी, ठीक है। और बिजनौर जिले से ही उत्तर प्रदेश के गंगा नदी भी प्रवेश करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिजनौर जिले से ही रामगंगा नदी भी उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और बिजनौर जिले से ही गंगा नदी भी एंटर करती है। लेकिन रामगंगा नदी से एक इंपॉर्टेंट है, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए फ्लो करती है, ठीक है। 690 किलोमीटर की लंबाई के साथ रामगंगा नदी कन्नौज के निकट, कन्नौज इत्र की नगरी कन्नौज, यहाँ पर जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि रामगंगा नदी गंगा नदी से उत्तर प्रदेश में किस जिले में मिलती है, तो ये इत्र की नगरी कन्नौज में रामगंगा नदी गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसे पिक्चराइज में मैंने किया है मैप में। ये रामगंगा नदी है रेड कलर में, और ये जो है यहाँ पे कन्नौज में आके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। कन्नौज के जस्ट नीचे आपको कानपुर पड़ जाएगा, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम शारदा नदी या काली नदी की बात करते हैं। काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के निकट काला पानी नामक स्थान से निकलती है। इसके उद्गम स्रोत को गौरी गंगा मिलाम या मिलम हिमनद क्षेत्र भी कहा जाता है। कहीं कहीं शारदा नदी को जो है गौरी गंगा नदी भी कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके उद्गम स्रोत को गौरी गंगा मिलम हिमनद क्षेत्र भी कहा जाता है। टनकपुर उत्तराखंड के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में यह सर्वप्रथम पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। पीलीभीत जिला जहाँ से फुलहर झील निकलती है, फुलहर झील स्थित है पीलीभीत में, और यहीं से गोमती नदी भी निकलती है। लेकिन ये शारदा नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के निकट काला पानी नामक स्थान से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। यह नदी सीतापुर के निकट बहराम घाट नामक स्थान पर करनाली या घाघरा नदी या सरयू नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। अब हम सरयू नदी की बात कर लेते हैं। सरयू नदी या घाघरा नदी या करनाली नदी, ये तीनों नाम इसी एक ही नदी के हैं। ये पूछा जाता है, एक नाम दे देगा तो पूछा देगा कि इसका दूसरा और नाम क्या है, तो ये भी याद रखिएगा। घाघरा नदी या सरयू नदी यह तिब्बत के निकट मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है सरयू नदी या घाघरा नदी। यह नदी लखीमपुर खीरी जो कि सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, वह बहराइच जिला, बहराइच ये वही जिला है जहाँ पे चितौरा झील स्थित है। राजा सुहेल देव की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है बहराइच जिले में। तो लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाते हुए सरयू नदी या घाघरा नदी ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी लखीमपुर खीरी व बहराइच जिले के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो ये सरयू या घाघरा नदी या करनाली नदी हो जाएगा इसका सही आंसर। सीतापुर में बसरा के निकट इसमें काली नदी या शारदा नदी आके मिलती है, ठीक है। और आजमगढ़ में इस नदी में तमसा नदी एवं देवरिया के बरहज में राप्ती नदी प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पे तमसा नदी का जिक्र आपको आगे भी आएगा। ये तमसा नदी एक तो यहाँ पे लिखा गया है कि आजमगढ़ में ये आकर जो है सरयू या घाघरा नदी में मिल जाती है, और अभी आपको आगे भी मिलेगा तमसा नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है। तमसा नदी मध्य प्रदेश के तमसा कुंड नामक स्थान से तमसा नदी निकलती है और ये इलाहाबाद के सिरसा में आकर गंगा नदी में जो है मिल जाती है तमसा नदी, या इसे तमसा नदी को वहाँ पे टोन्स नदी भी कहा गया है। जब भगवान राम और सीता वनवास के लिए चले थे तो सबसे पहली जो उनकी प्रथम रात्रि थी वो उन्होंने तमसा नदी के तट पर ही बिताया था। तमसा नदी की अगर यहाँ पे बात करें तो तमसा नदी बाराबंकी जिले से अंबेडकर नगर होते हुए आजमगढ़ में प्रवेश करती है, ठीक है। एक तरफ ये हो गया, और दूसरी तरफ तमसा नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वतमाला के में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से भी उत्पन्न होती है। ये दोनों जगह पे तमसा नदी का जिक्र है
हालांकि ये ऐतिहासिक दृष्टि से है। यह नदी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है और छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। तो छपरा के पास गंगा में कौन सी नदी, सरयू या घाघरा नदी आके मिलती है। घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये सरयू नदी या घाघरा नदी है। ये मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है सरयू घाघरा नदी, और सीतापुर के पास यहाँ पे शारदा या काली नदी आके मिलती है, जो कि शारदा नदी या काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के निकट काला पानी नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? काला पानी नामक स्थान से, काला पानी नामक स्थान से निकलती है और ये सीतापुर में सरयू या घाघरा नदी से मिल जाती है। फिर सरयू या घाघरा नदी आगे बढ़ती है और ये देवरिया में जो है यहाँ पे राप्ती नदी आके मिल जाती है। तो ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरी है, राप्ती नदी हो गई या फिर शारदा नदी हो गई, ये सभी घाघरा या सरयू नदी की ही सहायक नदियाँ हैं। और फिर ये आगे चल के जो है बिहार के छपरा में, कहाँ पे? ये है छपरा में, बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है सरयू नदी या घाघरा नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब गंडक नदी की बात करते हैं। यह नदी नेपाल हिमालय के धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। इन क्षेत्रों में इसे काली गंडक, सप्त गंडक, नारायणी भी कहा जाता है। नारायण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे भगवान विष्णु का या भगवान नारायण का वास माना जाता है इस नदी में। ऐसा माना जाता है कि पत्थर के रूप में आप जो मंदिरों में जो ब्लैक कलर के पत्थर देखते हैं, वो गंडक नदी या नारायणी नदी में ही स्थित पाए जाते हैं, इस तरीके के पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है ऐतिहासिक साक्ष्य के कि भगवान विष्णु जो है यहाँ पे पत्थर के रूप में यहाँ पे निवास करते हैं गंडक नदी में, इसलिए इसे पवित्र नदी माना जाता है। इस नदी से शालिग्राम के पत्थर प्राप्त होते हैं। इन पत्थरों में नारायण का वास माना जाता है, इसलिए इसे शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। ये प्रश्न में पूछा जा चुका है कि शालिग्रामी नदी किसे कहते हैं, तो ये गंडक नदी को ही शालिग्रामी नदी कहते हैं, क्योंकि इस नदी में शालिग्राम नामक पत्थर प्राप्त होते हैं जिनमें नारायण का वास माना जाता है। भगवान विष्णु को ही नारायण कहा जाता है। ठीक है, यह नदी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य, ये इंपॉर्टेंट है, गंडक नदी जो है ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य प्राकृतिक सीमा भी निर्मित करती है। ठीक है, नेपाल से निकलने के बाद यह नदी प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले की सीमा पर 425 किलोमीटर इतने दूरी में बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है गंडक नदी और ये हिमालय के धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। ठीक है, ये है गंडक नदी। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये महाराजगंज, और महाराजगंज से सटे यहाँ पे कुशीनगर मिल जाएगा। इसके बाद से ये देवरिया जिला स्थित है और यहाँ पे ये बलिया जिला स्थित है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ये जो भी उत्तर प्रदेश के बाउंड्री से सटे जिले हैं, इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है महाराजगंज जिला है, ये कुशीनगर है, ये देवरिया है, ये बलिया है। ठीक है, तो गंडक नदी सबसे पहले महाराजगंज को टच करती है, उसके बाद से इसकी सीमा के बाद से कुशीनगर की सीमा से लगती है, उसके बाद से फिर ये आगे चलकर यहाँ पे जो है गंगा नदी में बिहार के पटना के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी या इसे शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राप्ती नदी की बात करें अगर हम, तो यह नदी नेपाल के पिछले भाग की लघु हिमालय श्रेणी के धौलागिरी के दक्षिण में रुकुम कोट के समीप से निकलती है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आर से राप्ती नदी और आर से रुकुम कोट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये है रुकुम कोट और यहीं से राप्ती नदी निकलती है और ये आगे आकर देवरिया के पास जो है ये घाघरा या सरयू नदी में मिल जाती है। राप्ती नदी की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। यह जो है उत्तर प्रदेश में यह नदी बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया से प्रवाहित होते हुए देवरिया के बरहज के निकट सरयू या घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, हाँ, ये आपने अभी पढ़ा था, सरयू नदी या घाघरा नदी। ये यहाँ पे ये सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और इससे सटा जिला ये है बहराइच। तो लखीमपुर खीरी और बहराइच के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाते हुए सरयू नदी या घाघरा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, और बहराइच के बाद आपको मिल जाएगा श्रावस्ती जिला। श्रावस्ती के बाद यहाँ पे आपको बलरामपुर मिल जाएगा, फिर सिद्धार्थनगर मिल जाएगा। सिद्धार्थनगर के बाद यहाँ पे आपको और भी जिले मिल जाएंगे और ये जो यहाँ संत कबीर नगर से भी फ्लो होती है, तो संत कबीर नगर यहाँ के तकरीबन मिल जाएगा। और राप्ती नदी के ही किनारे यहाँ पर जो है गोरखपुर बसा है।
गोरखपुर शहर बसा है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है। देवरिया के जस्ट हल्का सा ऊपर ये गोरखपुर आपको मिल जाएगा यहाँ पर मैप में। अभी आपको मैं आगे जो है एक मैप जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप रहेगा वहाँ पे दिखा दूंगा। ये प्लेन मैप है, यहाँ पे एक अनुमानतः इन नदियों का फ्लो को दर्शाया गया है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके। राप्ती नदी की ये एक प्रमुख सहायक नदी है रोहिणी नदी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि रोहिणी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो रोहिणी नदी जो है ये राप्ती नदी की सहायक नदी है और जो कि ये गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर से आकर मिलती है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें आप राप्ती नदी से याद रखिएगा। एक तो राप्ती नदी रुकुमकोट से निकलती है, रुकुमकोट जो कि धौलागिरी के दक्षिण में स्थित है, और ये देवरिया के बरहज में सरयू या घाघरा नदी में मिल जाती है। गोरखपुर शहर जो बसा है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है और राप्ती की सहायक नदी है रोहिणी नदी। ये गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर से आकर मिलती है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। अब हम गोमती नदी की बात करते हैं जो कि एक मैदानी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, गोमती नदी। ठीक है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये गोमती नदी, ये पीलीभीत जिला है और पीलीभीत जिले के फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम स्थल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं गोमती नदी जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकलती है या किस जिले से निकलती है या किस झील से निकलती है। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और पीलीभीत जिले में ही स्थित है फुलहर झील जहाँ से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, और आगे चलकर ये गोमती नदी यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये यहाँ पे गाजीपुर के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी गोमती नदी जो है ये पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों से होते हुए गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ये गाजीपुर का कैथी है, यहाँ पे लिखा है, आप याद रखिएगा इसे। गाजीपुर के कैथी में गोमती नदी गंगा नदी से मिल जाती है। इसे ट्रिक के माध्यम से जी से याद रखिएगा। जी से गोमती नदी और जी से गाजीपुर। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा में मिल जाती है। ये ट्रिपल जी हो गया, गोमती गाजीपुर और गंगा नदी। ठीक है, तो गोमती गंगा नदी में मिलती है कहाँ पे? गाजीपुर में। गोमती नदी की कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। गोमती व गंगा नदी के संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव मंदिर स्थित है तथा इसकी प्रमुख सहायक नदी की अगर हम बात करें, गोमती नदी की सहायक नदी, तो ये सई नदी है। ये पूछा जाता है, यहाँ देख सकते हैं सई नदी, ये हरदोई जिला है। हरदोई जिला के भिजवान झील से सई नदी का उद्गम होता है और ये गोमती नदी की सहायक नदी है और ये गोमती में आके जौनपुर के निकट मिल जाती है गोमती नदी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सई नदी जो कि ये गोमती की सहायक नदी है, ये हरदोई के भिजवान झील से निकलती है और जौनपुर में गोमती नदी में मिल जाती है। ठीक है, हिंडन नदी। अब हम हिंडन नदी की बात करते हैं। यह नदी ऊपरी शिवालिक के तलहटी से निकलकर गंगा व यमुना नदियों के बीच से प्रवाहित होती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है आपका हिंडन नदी, ये इधर हो गया ये गंगा नदी और इधर यमुना नदी। इन दोनों नदियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है हिंडन नदी। ठीक है, और हिंडन नदी की अगर हम बात करें तो यह नदी जो है सहारनपुर, ठीक है, ये शेर का मुख मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी। ये शेर की भांति ये उत्तर प्रदेश का मैप है और इसका जो मुख है ये सहारनपुर है। इसका अगला पैर ये ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, पिछला पैर ये सोनभद्र जिला है और इसकी पूंछ की बात करें, टेल की बात करें तो ये बलिया जिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप इसे। तो हिंडन नदी है ये सहारनपुर से एंटर करती है। सहारनपुर के बाद शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत। मेरठ से आप ये इसे हाईलाइट किया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधु नदी का जो सबसे पूर्वी छोर था आलमगीरपुर, वो हिंडन नदी के तट पर स्थित है और ये हिंडन नदी जो आलमगीरपुर है ये मेरठ में स्थित था। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन यहाँ से है, इसे आप याद रखिएगा। मेरठ के बाद से बागपत के बाद गाजियाबाद, इनसे होते हुए 400 किलोमीटर में बहती हुई ये गौतम बुद्ध नगर के मोमनाथल नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। कौन? हिंडन नदी। यहाँ पे यमुना नदी ब्लैक कलर में है और ये जो है गौतम बुद्ध नगर है, आप इसे याद रखिए। गौतम बुद्ध नगर में हिंडन नदी यमुना नदी से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं।
अभी मैंने आपको जितने भी मैप दिखाए थे वो मेनली जो है प्लेन मैप थे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गंगा नदी को बता देता हूँ। ये गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो बिजनौर जिले में दो नदी प्रवेश करती है, एक तो गंगा नदी और गंगा नदी की ही सहायक नदी राम गंगा नदी है, ये भी बिजनौर जिले से ही प्रवेश करती है, ठीक है। और गंगा नदी का फ्लो सिस्टम थोड़ा देख लेते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर फ्लो करती है। तो ये बिजनौर जिला हो गया, इधर मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद से मेरठ, अमरोहा, शामली, बुलंदशहर, बदायूं, कासगंज, यहाँ पे फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज के बाद यहाँ पे आएंगे तो कानपुर इधर पड़ता है, इधर उन्नाव है, ये रायबरेली है, इधर फतेहपुर है, प्रयागराज। और प्रयागराज में ही यमुना नदी आके मिल जाती है गंगा नदी में, और यहीं पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ पर कुंभ मेला आयोजित होता है प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। आगे बढ़ती है तो प्रयागराज में ही सिरसा नामक स्थान पर टोस नदी या तमसा नदी, टोस नदी या इसी को ही तमसा नदी कहा गया है, ये आकर मिल जाती है प्रयागराज के सिरसा में, ठीक है। ये याद रखिएगा, कहीं कहीं प्रयागराज नहीं लिखेगा और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तमसा नदी या टोंस नदी गंगा नदी में कहाँ आकर मिलती है, तो ये सिरसा नामक स्थान पर, कहाँ पे, सिरसा नामक स्थान पर आकर मिलती है। ये टोंस नदी अभी आगे डिस्कस करेंगे इसे, अभी आप मैप में देख लीजिए। उसके बाद से प्रयागराज के बाद ये संत रविदास नगर या भदोही है, उसके नीचे यहाँ पे मिर्जापुर आप देख सकते हैं, ये चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, और ये बनारस एक शहर है जो कि बाएं तट पर स्थित है गंगा नदी के। और ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कौन सा नगर जो है गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, तो वहाँ बनारस आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर वहाँ बनारस दिया था, कानपुर दिया रहेगा और कन्नौज दे दिया रहेगा, फिर हरिद्वार दे दिया रहेगा, तो हरिद्वार इधर पड़ जाएगा। ये सभी दाहिने तट पर है, सिर्फ एक यहाँ पे बनारस जो मिल जाएगा, उस क्वेश्चन में पूछा गया था, वो बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। और बलिया से होते हुए ये गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और दूसरी नदियों की बात करें, रामगंगा इसकी सहायक नदी है, ये यहाँ पे कन्नौज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी ये देखिए, ये पीलीभीत जिला है, ठीक है। पीलीभीत से सटा जिला है लखीमपुर खीरी से सटा जिला बहराइच है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद बहराइच है, जहाँ पे चितौरा झील स्थित है, या महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। बहराइच के बाद श्रावस्ती है, फिर बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, फिर यहाँ देवरिया है, देवरिया के बाद यहाँ बलिया है। तो ये सभी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं। ये एक फैक्ट और आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नेपाल से सटा जिला यहाँ से पीलीभीत से स्टार्ट होगा, ये एक पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। यहाँ तक जो है नेपाल का बॉर्डर, ये नेपाल के से सटे जिले हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि नेपाल से सटे हुए हैं। पहला पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, और यहाँ पे चौथा श्रावस्ती, बलरामपुर 5वां, सिद्धार्थनगर 6वां और महाराजगंज 7वां। ये 7 जिले नेपाल से सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश की, ये प्रश्न में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बलिया से जो है गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है और एंटर करती है बिजनौर जिले से ही रामगंगा नदी भी एंटर करती है, ठीक है। और यमुना नदी के तट पर बसे अगर शहर की बात करें तो यहाँ पे मथुरा जो है ये यमुना नदी के तट पर बसा शहर है। आगरा नदी यमुना नदी के तट पर बसा शहर है। यहाँ पे आपको इटावा मिल जाएगा, ये यमुना नदी के तट पर है। और जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ये सभी यमुना नदी के तट पर मिल जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यमुना नदी के तट पर स्थित कौन सा नगर है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में आगरा मिल जाएगा, या फिर मथुरा मिल जाएगा, या फिर इटावा मिल जाएगा, या फिर औरैया मिल सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंबल नदी यहाँ पे देख सकते हैं, ये चंबल नदी है, ये औरैया के पास आकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की ही ट्रिब्यूटरी है चंबल नदी। ये चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। अवनालिका अपर्दन, इसे इंग्लिश में गली इरोजन बोला जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि अवनालिका अपर्दन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद से बेतवा नदी, ये ललितपुर जिला है, ललितपुर जिले से एंटर करती है, फिर ये झांसी, और झांसी के बाद से ये जालौन से होते हुए हमीरपुर के पास, हमीरपुर जिले में
बेतवा नदी जो है ये यमुना नदी से आकर मिल जाती है, ठीक है। और अगला जो यहाँ पे ये टोस नदी या तमसा नदी है, ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। और टूंस नदी की सहायक या तमसा नदी की सहायक नदी है बेलन नदी, जो कि सोनभद्र मिर्जापुर से प्रवाहित होते हुए प्रयागराज में आकर तमसा नदी में मिल जाती है। ये बेलन नदी, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सोन नदी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सिर्फ प्रवाहित होती है और आगे जाके ये बिहार के पटना के तकरीबन ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन? सोन नदी, ठीक है। यहाँ पर भी आप मैप में आप देख सकते हैं, ये मैप बार बार दिखाया गया। चंबल नदी, यह पठारी क्षेत्र की नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के निकट जनापावा पहाड़ी से होता है। यहाँ से आप जो है ये दक्षिणी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र की नदियाँ हैं, इसमें चंबल नदी है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के निकट जनापावा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जनापावा पहाड़ी से निकलती है। यह नदी राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच जो है प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। कौन? चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा इटावा की सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज के पास इटावा से 40 किलोमीटर के लगभग दूर 40 किलोमीटर दूर इटावा से 40 किलोमीटर दूर पंचनदा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये पंचनदा कहाँ स्थित है? ये औरैया में स्थित है। औरैया के मुरादगंज नामक स्थान पर चंबल नदी यमुना नदी से मिल जाती है। और ये औरैया का मुरादगंज इटावा से 40 किलोमीटर दूर है। कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में इटावा में मिल जाता है, दिया रहता है कि चंबल नदी इटावा में आकर यमुना नदी से मिल जाती है, तो ये इटावा में नहीं, इटावा से 40 किलोमीटर दूर औरैया के मुरादगंज में आकर मिलती है, ठीक है। चंबल नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो काली है, सिंध है, सिप्ता है, पार्वती है, बनास, ये सभी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 1050 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये चंबल नदी है, इंदौर के पास से जनापावा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये औरैया के मुरादगंज में यमुना नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा आगरा और इटावा, ठीक है। तो आगरा और इटावा की सीमा पर बहते हुए औरैया के मुरादगंज में ये यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। दूसरा बेतवा नदी या बेत्रवती, ये इंपॉर्टेंट है। इस नदी का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से होता है, ठीक है। यहाँ है बेतवा नदी, ये भोपाल के पास ये रायसेन जिले से कुम्हारा गांव से निकलती है। भोपाल ग्वालियर ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोनों। मध्य प्रदेश के बाद ये उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले से प्रवेश करती है। ललितपुर, झांसी तथा जालौन से होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये पूछा जाता है कि बेतवा नदी यमुना नदी में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती होती? हमीरपुर के तकरीबन जो है बेतवा नदी यमुना नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। इसी नदी पर बेतवा नदी पर ही पारीछा बांध झांसी जिले में स्थित है। ये ललितपुर जिला, ललितपुर के ऊपर ये झांसी जिला मिल जाएगा आपको। झांसी जिले में ही पारीछा बांध है और ये बेतवा नदी पर बना है। और धसान नदी ये बेतवा की प्रमुख सहायक नदी है। धसान नदी ये बेतवा नदी है। धसान नदी यहाँ से आते हुए यहाँ पे आके मिल जाती है। धसान ये बेतवा की सहायक नदी है, धसान, ठीक है। केन नदी या कर्णवती नदी, ठीक है, इसका उद्गम जो है ये कैमूर पहाड़ियों से होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है केन नदी, ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ से इसका उद्गम होता है। केन नदी है केन का या कर्णवती नदी की। ये उत्तरी ढाल से होते हुए कैमूर के पहाड़ियों से निकलकर बुंदेलखंड से गुजरते हुई बांदा में प्रवेश करती है और बांदा में ही भोजहा के निकट यमुना नदी से मिल जाती है। ये है उत्तर प्रदेश का बांदा जिला और बांदा जिला के भोजहा नामक स्थान पर केन नदी यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि केन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो ये बांदा के भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी या स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी से इसलिए कहते हैं इसके जो बालू होता है ये स्वर्ण या सुनहरे कलर का होता है, इसीलिए इसे सोन नदी कहा जाता है। तो सोन नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी नर्मदा निकलती है और एक सोन नदी निकलती है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में निकलती हैं।
ठीक है। ऊपर की तरफ ये सोन नदी जाती है और यहाँ आपको नर्मदा नदी नीचे की तरफ मिल जाएगा। ये दोनों नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती हैं। सोन नदी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सोन नदी ये अमरकंटक पहाड़ी के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलकर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पे है सोन नदी, मैप में आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे ऐसे एंटर करती है। ये सोनभद्र जिला है, सिर का पिछला पैर मैंने आपको बताया था। ये सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का। सोनभद्र जिले में ही सिर्फ ये प्रवेश कर बहती है। उसके बाद से ये बिहार में एंटर कर जाती है और बिहार में आगे चलकर ये गंगा नदी में पटना के तकरीबन मिल जाती है। दो नदियां पटना के तकरीबन मिलती हैं, एक तो सोन नदी और ऊपर से ये गंडक नदी आके मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद नदी, गोपद नदी, कुन्हड़ नदी, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश लेखपाल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोन नदी की सहायक नदी कौन है, तो ये रिहंद नदी, गोपद नदी, कुन्हड़ नदी, ये सभी सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है। अब हम टोस नदी की बात करेंगे। टोस नदी को ही तमसा नदी कहा जाता है। मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया जा चुका है तमसा नदी। तब वहाँ पे बताया गया था कि ये जो है घाघरा या सरयू नदी में आकर मिल जाती है। ये रामायण में भी इसका डिस्कस है तमसा नदी का, कि भगवान राम और सीता जब वन को गए थे तो पहली रात्रि इन्होंने तमसा नदी के तट पर ही बिताया था। ठीक है। तो यहाँ तमसा नदी, ये टोस नदी, ये जो है ये मध्य प्रदेश के मैहर के निकट तमसा कुंड से निकलती है। ठीक है। ये टोस नदी है, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश के मैहर के निकट ये तमसा कुंड है, यहाँ से निकलती है। और कई सुंदर जलप्रपात ये इस नदी पर स्थित हैं, जिनमें बिहार नहीं है, ये विहार जलप्रपात है, 110 मीटर ऊंचा है। ये टोंस नदी या तमसा नदी पर ही स्थित है। और टोंस नदी, इसकी सहायक नदी की बात करें तो बेलन नदी टोंस या तमसा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। टोंस नदी, ये बेलन नदी मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया था, ये सोनभद्र जिले से निकलती है और यहाँ पे आके सोनभद्र मिर्जापुर से होते हुए प्रयागराज में आकर ये तमसा नदी में मिल जाती है। कौन? बेलन नदी। ठीक है। तो बेलन नदी इसकी सहायक नदी है और बेलन नदी पर भी 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यह नदी कौन? टोंस नदी या तमसा नदी, ये सिरसा में, इलाहाबाद में ही स्थित जगह है सिरसा। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सिरसा प्रयागराज के सिरसा में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो टोंस या तमसा नदी ये गंगा नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम MCQ क्वेश्चन देखते हैं। जो भी अपने अभी फैक्ट पढ़ा, आप इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व करिए, अपने मन में सोचिए, मैं आपको बताता जाता हूँ। अगर ये सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं तो ये टॉपिक आपका तैयार है। और अगर ये सभी MCQ क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन, तो फिर इस वीडियो को आप फिर से देखिए और फिर से अटेम्प्ट करिए, ये ज़रूर सही हो जाएंगे। ये सभी विस्तृत रूप में डिस्कस किया गया इस टॉपिक को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है? पीलीभीत, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बिजनौर से। बिजनौर जिले से ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से एक और नदी प्रवेश करती है। कौन? रामगंगा नदी। रामगंगा या गंगा नदी, ये दोनों नदियां बिजनौर जिले से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीलीभीत की बात करें तो यहाँ से फुलहर झील निकलती है। फुलहर झील है और यहाँ से गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। मैंने आपको बताया था AB इस ट्रिक से, AB से, A से अलकनंदा और B से भागीरथी। इस दोनों के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग कहते हैं क्योंकि राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या से गंगा नदी को देवलोक पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए देवलोक के नाते यहाँ पे देवप्रयाग बनेगा जब अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है। और दूसरा, ये जो पहला है अलकनंदा और धौली गंगा की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से ABDB। अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तो ये देवप्रयाग बनता है, और अलकनंदा जब धौली गंगा से बनती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है। तो अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये विष्णु प्रयाग बनेगा। ठीक। अगला, अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है।
तो अलकनंदा जब मंदाकिनी नदी से मिलेगा तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग बनेगा, ठीक है। और अलकनंदा पिंडार गंगा से, तो मैंने बताया था पिंडारियों को दमन करने के लिए महाबली कर्ण को बुलाया गया, इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, कर्णप्रयाग बनेगा, कर्णप्रयाग बनेगा। तो 4 प्रयाग हो गए, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। एक छूट गया, कौन, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, नंदप्रयाग में ये जो अलकनंदा है ये नंदाकिनी नदी से मिलती है, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलन को नंदप्रयाग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक तरफ से ये आपको अलकनंदा नदी मिल जाएगी और यहाँ से आपको भागीरथी नदी आके मिलती है और ये इसके संगम है इन दोनों नदियों को, और इसे जो है देवप्रयाग कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आप याद रखिएगा, जो अलकनंदा नदी है ये भागीरथी नदी से ज़्यादा जल लेकर यहाँ देवप्रयाग में आकर मिलती है भागीरथी नदी में, ठीक है। तो सर्वाधिक जल अलकनंदा लेकर आती है, ये देवप्रयाग में आकर मिलती है एक दूसरे से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नगरों में कौन सा गंगा के दाएं किनारे पर नहीं स्थित है। यहाँ पूछा है नहीं स्थित है, गंगा के दाएं किनारे पर नहीं स्थित है। मैंने आपको बताया था गंगा के दाएं किनारे पर प्रयागराज स्थित है, हरिद्वार स्थित है, कानपुर स्थित है, लेकिन वाराणसी ये बाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। पहला घाघरा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, गोमती नदी। तो घाघरा नदी या फिर सरयू नदी ये गंगा की सहायक नदी है, ये बिहार के छपरा में आपके गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। यमुना नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है, ये इलाहाबाद के प्रयागराज में ये जो है यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही है। गोमती नदी ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये भी सहायक नदी है, ये भी सहायक नदी है, ये भी सहायक नदी है, सिर्फ चंबल नदी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये यमुना की सहायक नदी, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं। दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां, आपके ऑप्शन है केन सिंध, बेतवा केन, चंबल सिंध, तमसा और सोन। यहाँ पे पूछा गया है दक्षिण की ओर से मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां और गंगा में जो आकर मिले। तो बेतवा नदी ये यमुना नदी में मिलती है, चंबल नदी ये भी यमुना नदी में मिलती है। तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है। 2 ऑप्शन बचा, एक केन सिंध और तमसा और सोन। तमसा नदी ये गंगा नदी में आके सिरसा के पास, इलाहाबाद के सिरसा में आके गंगा नदी से मिलती है, और सोन नदी ये बिहार के पटना में आकर गंगा नदी से मिलती है। तो यही सही जवाब हो जाएगा इसका। ये दोनों नदियां दक्षिण की ओर से आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये केन नदी दिया है, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है, और ये ये तो यमुना नदी में, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये रही टोस नदी, ये यहाँ पे टोस नदी या तमसा नदी भी इसे कहते हैं, ये तमसा कुंड से निकलती है और ये प्रयागराज के पास सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। और ये है सोन नदी जो कि यहाँ पे आगे चल के ये बिहार के पटना में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमसा और सोन। तमसा या टोंस नदी, टोंस या सोन, टोंस और सोन नदी ये दोनों नदियां दक्षिण की ओर से गंगा नदी में मिलती हैं। निम्न में से किस नदी को, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद या प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रुकुमकोट के निकट निम्न में से कौन सी नदी मिलती है, कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक से बताया था, आर से रुकुमकोट और आर से क्या, राप्ती नदी, राप्ती रिवर, ठीक है। तो राप्ती इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये रुकुमकोट से निकलती है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है। तो सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। अगला प्रश्न देखते हैं, केन नदी किस स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो केन नदी ये बांदा के भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है केन नदी जो कि कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और ये बांदा के भोजहा में यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है कौन सी नदी, ठीक है। आपके ऑप्शन है कोसी नदी, बेतवा नदी,
गोमती नदी, घाघरा नदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बेतवा नदी। ये जो है यमुना नदी से हमीरपुर जिले में आके मिल जाती है, ठीक है। गोमती नदी ये गंगा नदी की सहायक नदी है, पीलीभीत के फुलहर से निकलती है, और ये हो नहीं सकता। और घाघरा नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है, ठीक है। बिठुर ये नगर है, और नदी के किनारे बसे नगर ये सुमेलित करना है, तो ये गंगा नदी के किनारे, तो ये ठीक है। गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे, ये भी सही है। गाजीपुर ये रामगंगा नदी के किनारे, ये गलत दिया है, क्योंकि गाजीपुर जो है ये गोमती नदी आके मिलती है। गाजीपुर में गोमती नदी आके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो गाजीपुर ये गोमती नदी के किनारे पर हो जाएगा। और रामगंगा ये कन्नौज के निकट आके, अगर यहाँ कन्नौज दिया होता तो सही हो जाता है। कन्नौज के निकट आकर रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कौशाम्बी ये यमुना नदी के तट पर, ये ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, यही सही सुमेलित नहीं है। गाजीपुर ये रामगंगा दिया था, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। तो हिंडन नदी ये गौतम बुद्ध नगर में आके यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। हिंडन नदी ये गंगा और यमुना नदी के बीचों बीच प्रवाहित होती है। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एंटर करते हुए शामली, बागपत, गाजियाबाद, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में आके यमुना नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बहते हुए उत्तर प्रदेश के कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है? यहाँ पे आप दो चीजों से पकड़ सकते हैं, एक तो जिम कार्बेट से कौन बहती है, और कन्नौज के निकट गंगा नदी में कौन मिलती है। तो मैंने आपको बताया था रामगंगा नदी ये जो है कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, और ये रामगंगा नदी ही है जो कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसमें इस जो उद्यान है इससे होकर फ्लो होती है रामगंगा नदी, ठीक है। और ये गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है 20, 22, 26, 28। तो 28 जिलों से गंगा नदी होकर प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश के, और 20 जिलों से यमुना नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा नदी 28 जिलों से, यमुना नदी 20 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, और गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवाह 1450 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी नदी है जो लखीमपुर खीरी व बहराइच जिले के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी और बहराइच इन दोनों के मध्य से एंटर करती है कौन सी नदी? वो है सरयू या घाघरा नदी। सरयू या घाघरा नदी या करनाली नदी, ये सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोमती नदी, ठीक है। गोमती नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है, ये देखिए उत्तर प्रदेश लेखपाल 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इधर गोमती, टोंस, सोन, चंबल नदी ये दिया है, और इसकी सहायक नदी दी है सई, बेलन कौन कौन सी है यहाँ पे मिलाना है। तो गोमती नदी की बात करते हैं। गोमती नदी ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी, और ये गाजीपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। और इसकी गोमती नदी की सहायक नदी है सई नदी। ये सई नदी जो है ये हरदोई के भिजवान झील से निकलती है, हरदोई के भिजवान झील से निकलती है, और ये जौनपुर के निकट, कहाँ पे? जौनपुर के निकट सई नदी आके गोमती नदी में मिल जाती है। अगला टोंस नदी की अगर बात करें तो टोंस नदी की सहायक नदी हो जाएगी, ये भी बेलन नदी है। बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी की बात करें तो सोन नदी की ही सहायक नदी है कौन? कुन्हड़ नदी, ठीक है। ये सोन नदी की सहायक नदी है। मैंने आपको बताया था सोन नदी की और जो सहायक नदी है वो रिहंद नदी है, गोपद नदी है, गोपद, कुन्हड़ यहाँ दिया चुका है, कुन्हड़, रिहंद, गोपद ये सभी सोन नदी की सहायक नदी हैं। और चंबल नदी, इसकी सहायक नदियाँ बनास, सिंध, सिप्ता ये सभी सहायक नदियां हैं चंबल नदी की, और पार्वती, ठीक है। तो ये सभी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न नदियों में से किन
का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है गोमती नदी, ये पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है और ये मैदानी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो पहला तो जरूर होगा ऑप्शन में, पहला यहाँ पर भी है और पहला यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये और ये नहीं हो सकते, कट हो गए। दूसरा रामगंगा नदी, ये गंगा की सहायक नदी है, ये उत्तराखंड से निकलती है, तो ये हिमालय क्षेत्र की नदी है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इसमें है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सी ऑप्शन मिल गया। तीसरा जो है ये बेतवा नदी करें, तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं बेतवा नदी ये भोपाल के निकट से निकलती है और ये ललितपुर से होते हुए यमुना की सहायक नदी है और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये पठारी क्षेत्र की नदी है, ये दक्षिण के पठार से निकलती है, यहाँ पे भोपाल से देख सकते हैं, भोपाल के मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। तो बेतवा नदी और गोमती नदी, ये तीन नदियाँ जो हैं ये हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती हैं। शारदा नदी ये भी हिमालय से निकलती है, रामगंगा नदी ये भी जो है हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो 1 और 3 ये जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 और 3। गोमती नदी और बेतवा नदी ये हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है रिहंद नदी, टोस नदी, बेलन नदी और सोन नदी। ये टोस या तमसा, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। टोस या तमसा नदी पर ही ये विहार जलप्रपात स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए इस वीडियो को। ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, यहाँ से आपको जरूर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा।